क्या हाल चाल है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला हम जल्द लाएंगे, तो लीजिए इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं कुछ अन्य नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए देर न करते हुए चैनल के इंट्रो के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार प्राकल्पिक स्तर में नैतिकता का क्या आधार होता है। ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन सी कानूनी आदेश, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत लाभ, यानी कि प्राकल्पिक स्तर में नैतिकता का आधार व्यक्तिगत लाभ होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में सजा और आज्ञाकारिता चरण में नैतिकता का आधार क्या होता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी सजा से बचना और प्राधिकरण का पालन करना, ऑप्शन सी सामाजिक स्वीकृति, या फिर ऑप्शन डी कानूनी आदेश। तो सजा और आज्ञाकारिता चरण में नैतिकता का आधार ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सजा से बचना और प्राधिकरण का पालन करना। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमने कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर वीडियो पहले से बना रखी है, तो जाइए चैनल के वीडियो सेक्शन में और उन वीडियो को देख लीजिए। इसके पश्चात आप इन सभी प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे और आपको इन प्रश्नों को समझने में भी बहुत ही अधिक आसानी होगी। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जिसमें पूछा जा रहा है किस स्तर पर नैतिकता कानून और व्यवस्था का पालन करने पर केंद्रित होती है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। प्राकल्पिक स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, या फिर ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, जिसे कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, या फिर ऑप्शन सी पश्चात कल्पिक स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, यानी कि कानून और व्यवस्था पालन करने पर केंद्रित होती है वो स्तर होता है पारंपरिक स्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि कोलबर्ग के सिद्धांत में निजी उद्देश्य चरण में नैतिकता का आधार क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया है नैतिक सिद्धांत। तो निजी उद्देश्य चरण में नैतिकता का आधार होता है व्यक्तिगत लाभ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में अच्छा बच्चा नैतिकता चरण में नैतिकता का आधार क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए सजा और आज्ञाकारिता, ऑप्शन बी सामाजिक स्वीकृति और अच्छे संबंध, ऑप्शन सी व्यक्तिगत लाभ, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध। तो अच्छा बच्चा नैतिकता चरण में नैतिकता का आधार सामाजिक स्वीकृति और अच्छे संबंध होते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंध चरण में नैतिकता का आधार क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सिद्धांत। तो सामाजिक अनुबंध चरण में नैतिकता का आधार होता है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि किस चरण में व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक मानता है, चाहे वे कानूनी हो या
नहीं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए सजा और आज्ञाकारिता, जिसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी अच्छा बच्चा नैतिकता, जिसको गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के नाम से जानते हैं। या फिर ऑप्शन सी सामाजिक प्रणाली और विवेक, जिसे सोशल सिस्टम एंड कॉन्शियंस के नाम से जानते हैं। या फिर ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चा जो होता है वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के चरण में नैतिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक मानता है, चाहे वे कानूनी हो या नहीं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से मापा जाता है? इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सिद्धांतों का मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इसमें कानूनी ज्ञान का परीक्षण। तो नैतिक विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से मापा जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा गया है कि नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण, यानी कि व्यक्ति की नैतिकता का जो है मापन हो पाता है नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण करके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें पूछा गया है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के उच्चतम स्तर का प्राप्त होना क्या दर्शाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ, या ऑप्शन सी न्याय और अधिकार की समझ, या फिर ऑप्शन डी कानूनी ज्ञान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है न्याय और अधिकार की समझ, यानी कि न्याय और अधिकार की समझ नैतिक विकास के उच्चतम स्तर के प्राप्त होने पर दर्शाई जाती है या दर्शाया जाता है, या न्याय और अधिकार की समझ ही नैतिक विकास का उच्चतम स्तर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक प्रणाली और विवेक चरण का नैतिकता का आधार क्या होता है? इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था का पालन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत लाभ, या फिर ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत। तो सामाजिक प्रणाली और विवेक चरण का नैतिकता का आधार कानून और व्यवस्था का पालन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि किस स्तर पर व्यक्ति नैतिक दुविधाओं का हल करने में कानून और सामाजिक नियमों के बजाय व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन करता है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। किस स्तर पर व्यक्ति नैतिक दुविधाओं को हल करने में कानून और सामाजिक नियमों के बजाय व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन करता है? इस प्रश्न का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन ए प्राकल्पिक स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहा गया है। ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहा गया है। ऑप्शन सी पश्चात कल्पिक स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा गया है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक दुविधाओं को हल करने में कानून और सामाजिक नियमों के बजाय व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन व्यक्ति पश्चात कल्पिक स्तर, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा गया है, इसमें करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा चरण बच्चों में सबसे अधिक सामान्य होता है? इस प्रश्न के ऑप्शंस पे चलने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो अब इस प्रश्न के ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अच्छा बच्चा नैतिकता,
यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ऑप्शन बी सामाजिक प्रणाली और विवेक, सोशल सिस्टम एंड कॉन्शियंस। ऑप्शन सी सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ऑप्शन डी निजी उद्देश्य, जिसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा चरण बच्चों में सबसे अधिक सामान्य होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस चरण का पालन सभी बच्चे सामान्यतया करते हैं। ये सबसे कॉमन चरण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर किशोरावस्था में सबसे अधिक सामान्य होता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए प्राकल्पिक स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। या ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। या फिर ऑप्शन सी पश्चात कल्पिक स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा स्तर किशोरावस्था में सबसे अधिक सामान्य होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता का मुख्य आधार व्यक्तिगत सिद्धांत और नैतिक मूल्य होते हैं? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए प्राकल्पिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। या ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। या फिर ऑप्शन सी पश्चात कल्पिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 34 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चात कल्पिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध चरण का नैतिकता का आधार क्या होता है? यानी कि सामाजिक अनुबंध चरण का या सामाजिक अनुबंध चरण में नैतिकता का क्या आधार होता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ। ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था। ऑप्शन सी सामाजिक स्वीकृति। या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में अच्छा बच्चा नैतिकता चरण में नैतिकता का आधार क्या होता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ। ऑप्शन बी सामाजिक स्वीकृति और अच्छे संबंध। ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था। या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत सिद्धांत। तो अच्छा बच्चा नैतिकता चरण में नैतिकता का आधार होता है सामाजिक स्वीकृति और अच्छे संबंध। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कोहलबर्ग के अनुसार निजी उद्देश्य चरण का नैतिकता का आधार क्या होता है? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। सामाजिक स्वीकृति। ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ। ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था। ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत। तो निजी उद्देश्य चरण का नैतिकता का आधार होता है व्यक्तिगत लाभ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमने कोहलबर्ग के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो कृपया करके उस थ्योरी वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आप कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित इन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। और उस वीडियो में हमने कोहलबर्ग द्वारा बताए गए सारे स्तरों, सारे चरणों के बारे में विस्तार से बात की है। उन सभी स्तरों और चरणों की हमने विशेषताएं बताई हैं कि किस चरण में क्या होता है, किस चरण में बच्चा क्या करता है, या किस तरह की उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में सामाजिक प्रणाली और विवेक चरण का नैतिकता का आधार क्या होता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ। ऑप्शन बी सामाजिक स्वीकृति। ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था। या फिर ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था। यानी कि
सामाजिक प्रणाली और विवेक चरण में नैतिकता का आधार होता है कानून और व्यवस्था। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार सजा और आज्ञाकारिता चरण में नैतिकता का आधार क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी सजा से बचना और प्राधिकरण का पालन करना, ऑप्शन सी सामाजिक स्वीकृति या फिर ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था। तो सजा और आज्ञाकारिता चरण में नैतिकता का आधार सजा से बचना और प्राधिकरण का पालन करना होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के समापन की तरफ बढ़ चले हैं और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 40 है। इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंध चरण का नैतिकता का आधार क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन बी कानूनी आदेश या फिर ऑप्शन सी व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत लाभ। तो सामाजिक अनुबंध चरण का नैतिकता का आधार होता है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध। तो इस तरह से इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित लगभग सभी प्रश्न कवर हो चुके हैं। तो आपने इस वीडियो को इतनी देर तक इतने धैर्य के साथ पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।